जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संधि में जो हम पिछले बार बताए थे पिछले वाले वीडियो में, संधि की व्युत्पत्ति के बारे में और संधि के जो भेद थे उसके बारे में हमने बताया था। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक पर बात करने वाले हैं। संधि के जो हमने भेद बताए थे उसमें से स्वर संधि बताया था। स्वर संधि में से स्वर संधि के 5 भेद थे ना, उसमें से आज हम पहले भेद की बात करने वाले हैं जो कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, पूरे उदाहरण के साथ बात करेंगे, पूरे सिद्ध के साथ बात करेंगे और आते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं, ये संधि है। संधि की परिभाषा हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक, तो यहाँ पर संधि जो होती है 2 वर्णों का मेल होता है ना, तो उसी 2 वर्णों के मेल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, संधि के भेद के बारे में हमने बता भी दिया था, तो यहाँ पर शॉर्टकट में हमने लिख भी दिया है। संधि के जो भेद थे मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, फिर तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम इस चिन्ह से पहचानते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि पहला जो टॉपिक है स्वर संधि, पहला भेद, इसी स्वर संधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये 5 हैं। जो कि पहला है दीर्घ संधि, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो आप देखिए, ये स्वर संधि हम पढ़ा रहे हैं, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है ये जानना जरूरी है। 2 स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या 2 स्वर वर्णों के योग को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अगर संधि की बात करें तो 2 वर्णों के मेल से, स्वर संधि की बात करें तो वहाँ पर स्वर लगा देना है। ठीक, यहाँ पर स्वर वर्ण है, स्वर की संख्या 11 होती है। हमने आप लोगों को सबसे पहले वाले वीडियो में बता भी दिया था, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। सिर्फ यहाँ पर स्वर वर्ण की बात करेंगे, स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें से जो पहला है, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है और सबसे पहली हेडिंग यही है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को हम सूत्र के माध्यम से बताएंगे, पूरे माहेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे कि ये संधि आई कहाँ से, संधि बनने कैसे लगी, किसने दिया, हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया था। अब देखिए यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घः, यहाँ पर ये संस्कृत से बना है, संस्कृत के सूत्र हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं जल्दी से। ये सूत्र अगर हमने याद कर लिया तो इससे हम पूरी संधि कर सकते हैं दीर्घ स्वर संधि को। देखिए, अकः सवर्णे दीर्घः है ना, ये हमारा सूत्र हो गया। और जो है ये अकः क्या है, ये अक प्रत्याहार है। ठीक, ये अक प्रत्याहार है। यहां पर देखिए अक प्रत्याहार, ये प्रत्याहार है। ठीक, और ये क्या है, सवर्णे, यानी कि सा का अर्थ होता है समान, वर्णे का अर्थ होता है वर्ण। ठीक, यहाँ पर समान वर्ण, समान वर्ण। और दीर्घा का अर्थ क्या होता है, दीर्घ। ठीक, दीर्घ में होता है बड़ा। अब हम इसकी दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा कैसे बताते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से। देखिए, अक प्रत्याहार है ना, यानी कि ये अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आना चाहिए। ठीक, किसके समान, अक प्रत्याहार के समान ही वर्ण आना चाहिए। देखिए, अक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, रे। ये जो आप रे देख रहे हैं ये संस्कृत में प्रयोग होता है। कहाँ, ये संस्कृत का वर्ण है, संस्कृत के वर्ण। जब हम ये अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे, यानी कि संस्कृत के अगर संधि करेंगे, तब उसमें इस वर्ण को भी पढ़ेंगे।
फिलहाल इसमें अब इस वर्ड को नहीं पढ़ना है, हम हिंदी की पढ़ रहे हैं संधि, तो हिंदी में सिर्फ 4 वर्डों को हम पढ़ेंगे। अधिकतर इन्हीं 3 वर्डों का काम होता है, ये कभी कभी मिल जाता है, इसलिए इसको भी हमने लिख दिया है। देखिए, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आना चाहिए। किसके समान? अक प्रत्याहार के समान वर्ण। अक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। ये पहले पद में अंतिम वर्ण होना चाहिए, इनमें से एक, और दूसरे पद में भी इन्हीं में से एक जो पहले वाले पद में आया रहे, चाहे वो आ हो, चाहे ई हो, चाहे ओ, चाहे री। तो दूसरे वाले पद में भी प्रथम वर्ण होना चाहिए यही, ठीक, यानी कि एक समान वर्ण। उसके बाद जब ये दोनों एक समान वर्ण होते हैं तो दोनों को मिलाकर बड़ा हो जाता है, या दोनों मिलकर बड़े हो जाते हैं। बड़े यानी कि चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा बड़ा आ से मिलकर बड़ा आ, यानी कि बड़ा रूप धारण कर लेता है। और ये जो छोटे ए या बड़े ए है, ये भी बड़े ए रूप धारण कर लेती है। लेकिन यहाँ पर आपको हमने बताया कि दोनों पद समान होने चाहिए ना, दोनों पद के समान वर्ण होने चाहिए, और वो दोनों जब मिलते हैं उनका योग होता है तो वो बड़ा रूप धारण कर लेता है। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये भी, ठीक। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर बड़ी ए, उ और उ मिलकर बड़ा ओ, रे आधे रे मिलकर बड़ी रे, ठीक। ये छोटी रे है, छोटी रे, ये बड़ी रे। बड़ी रे को देखो, इसको हम छोटी रे भी कह सकते हैं, और बड़ी रे को हम इस तरह लिख देते हैं 2 बार, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, हम इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को, जब नोट्स बना ही रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए अच्छे से हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ है, हमने यहाँ पर विस्तार कर दिया है। अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, अक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, रे। इसके बाद समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है। हमने अभी जो आपको बताया था वही चीज़ है, ये दोनों मिलकर बड़े हो जाते हैं ना, तो वही दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है जब हम इसको संधि करते समय बड़े को लिखते हैं, ना कि छोटे को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अभी देखो, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये अक प्रत्याहार है क्या चीज़, ये आया कहाँ से, ठीक। ये आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, इसलिए हम इस प्रश्न को अभी हम आपके जो डाउट है उसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो अक प्रत्याहार है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी अक प्रत्याहार के वर्ड है, तो हमने ये अक प्रत्याहार क्यों कहा? अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्वर संधि है इसका दूसरा नाम अच संधि है, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है? अच संधि। यहाँ पर देख रहे हैं अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, ठीक। अच प्रत्याहार क्या है? ये माहेश्वर सूत्र है। देखिए, माहेश्वर सूत्र है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये संस्कृत के सूत्र हैं, ठीक। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये जान ले पहले, ठीक। अगर हम जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एकदम बेसिक से पढ़ें और एकदम अंदर तक घुसकर पढ़ें, डीपली। अब देखिए, जो माहेश्वर सूत्र है, अब देखिए आया कहाँ से? जो शिव जी का डमरू होता है, डमरू जानते हैं ना, वो जब शिव जी अपना नृत्य करते हैं तो वो जब ऐसे बजाते हैं तो उसमें से यही 14 सूत्र निकल कर आते हैं। कौन से सूत्र? यही 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र जिसको कहा गया है, ये शिव जी के डमरू से निकला है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव जी के डमरू से। तो अभी हम कहाँ बात कर रहे थे कि अक प्रत्याहार के वर्ण, तो सबसे पहले, उससे पहले हमें जानना है कि ये जो अच प्रत्याहार है, यानी कि स्वर संधि का जो दूसरा नाम है, अच क्यों कहते हैं? यहाँ पर देख रहे हैं आ और चा, ठीक, इससे बना है अच, क्योंकि ये प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के हैं। आ च, इसके बीच में है सभी स्वर जिसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि स्वर संधि के बारे में। आ, ई, उ, ये है स्वर,
रेल री ये भी स्वर, ए ओ ये भी स्वर, आय आओ ये भी स्वर, बाकी सारे व्यंजन हैं। तो व्यंजन से हमें मतलब नहीं है। तो इसके जो अच प्रत्याहार है इसी के बीच में सभी स्वर हैं, यहाँ से यहाँ तक सभी स्वर हैं। इसी स्वर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम इसको स्वर संधि का दूसरा नाम कहते हैं अच प्रत्याहार या अच संधि। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब आते हैं ये जो हमने लिखा है दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, अका सवर्ले दीर्घ अक प्रत्याहार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आ से का तक क्या है, अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। आ ई उ रेल री इतने हैं अक प्रत्याहार के वर्ण, जो कि ये री क्या है, ये संस्कृत का वर्ण है, बाकी चार को हम हिंदी में पढ़ेंगे। अब देखिए हम एक बार आपको ये सूत्र पढ़कर बता दे रहे हैं कैसे पढ़ा जाता है। आयुड़ रील रिक एओ एओच है वरट लड़ यम गणनम झभय गणदस जब गणदस खपट चठतव कपय सस सर हल। ठीक, ऐसे इस सूत्र को पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है व्यंजन संधि विसर्ग संधि भी है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, अच है, अच प्रत्याहार, जिसको हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हा से हल यहाँ तक क्या है, हल प्रत्याहार, जिसको हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नाम है। उसके बाद अल प्रत्याहार, कौन सा, यहां से पूरा, यहां से पूरा, आ और ला अल हुआ ना, क्या अल, ये किसका नाम है, विसर्ग संधि का दूसरा नाम है। तो हमने यहां पर देखा अच प्रत्याहार, यहां तक हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। उसके बाद हल प्रत्याहार, हा से ला तक व्यंजन संधि पढ़ेंगे। उसके बाद अल प्रत्याहार, आ से ला तक अल प्रत्याहार को पढ़ेंगे, यानी कि विसर्ग संधि को। अब देखिए हमें तो बात करना है सिर्फ इतने में। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, अक प्रत्याहार के वर्ण को पढ़ाएंगे, यानी कि अक प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, इतना ही पढ़ेंगे और इतने पूरे को स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए इतना हो गया ना कि ये अक प्रत्याहार है क्या चीज, आया कहाँ से, क्यों ये सूत्र बना, ठीक, कैसे बना, कहाँ से सूत्र बना, कहाँ से निकला, ठीक। अब देखिए हम आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, अच प्रत्याहार को, यानी कि स्वर संधि को ही पढ़ना है, यानी स्वर संधि के जो भेद हैं दीर्घ स्वर संधि, यानी कि अक प्रत्याहार के हार तक, इसीलिए इतने को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब देखिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे वाचनालय, वाचनालय ये हमारी संधि है। देखिए अब ये नियम हम नहीं मिटाएंगे, ये नियम हमेशा काम आने वाला है। हमने आप लोगों को बताया भी था कि इससे पहले कि समान वर्ण आना चाहिए, किसके समान, अक प्रत्याहार के समान वर्ण आना चाहिए दूसरे वाले पद में। अब देखिए इसी के माध्यम से हम आप लोगों को अभी बताएंगे। देखिए यहाँ पर वाचनालय एक शब्द है, यानी कि जिसको हम संधि बोलते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, वाचन धन आलय, वाचन धन आलय, ये हमारे दो शब्द हो गए अलग अलग, इसको हमने तोड़ दिया, इसका संधि विच्छेद किया, दो अलग अलग शब्द हो गए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने कहा था कि समान रूप से धारण करना, अर्थ को धारण करना, समान रूप से अर्थ को धारण करने क्या कहलाता है, वो भी संधि है, और संधि दो वर्णों का मेल है। तो समान अर्थ रूप से अर्थ धारण करना, यानी कि किसके समान और किसका अर्थ धारण करना,
इसके समान इसी का अर्थ धारण करना, ये इसके समान अर्थ धारण करें तभी शुद्ध संधि होगी। ठीक, तो ये वाचनालय होता क्या है? मान लीजिए अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसका तो अर्थ समझ में आ रहा है, हमने अलग अलग कर दिया है। जैसे हम गट्ठर को बांध देते हैं लकड़ी इकट्ठा करके, तो वो गट्ठर मजबूत हो जाती है ना। अगर उसी लकड़ी को हम अलग अलग कर देते हैं तो तोड़ लेते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। वैसे अभी ये गट्ठर है, ये मजबूत है, ये मजबूत है ना, ये संगठन में है। ये यहाँ पर दो शब्द छिपे हैं, मजबूत है। मान लीजिए अर्थ नहीं समझ में आ रहा, मजबूत को तोड़ने में मुश्किल होती है, तो यहाँ पर हमने उसको तोड़ दिया अलग अलग। जब किसी तरह तोड़ भी दिया तो अब यहाँ पर ये कमज़ोर हो गए, यानी कि अर्थ अब निकाल सकते हैं। यहाँ पर अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पर अर्थ हम निकाल सकते हैं। किसी भी शब्द का अगर अर्थ निकालना है तो कोशिश करें ये कि उसको हम संधि विच्छेद कर दें, यानी कि उसको हम अलग अलग कर देते हैं जितने शब्दों में वो टूट सके, तो वहाँ पर हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसी के समान अर्थ इसका निकलेगा। यहाँ पर वाचनालय क्या होता है? वचन का अर्थ होता है बात करना, ठीक, या बोलना। और यहाँ पर वाचन का अर्थ क्या है? यहाँ पर घर, आलय का घर, ठीक। यहाँ पर वाचन धन आलय हो गया। वाचन का अर्थ अभी आपको बताया, बोलना या बात करना, और आलय का बात करने का घर हो गया। यानी कि जहाँ पर जो पुस्तकालय होता है उसी का दूसरा नाम है। पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ी जाती है, वहाँ पर पुस्तकें इकट्ठा रहती हैं, ठीक। अब ये तो हो गया, इसके समान अर्थ धारण किया। मान लीजिए ये अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही है कि गलत है। यहाँ पर वाचना भी हो सकता था। अब देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दो वर्णों का मेल होता है संधि ना, तो यहाँ पर दो वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक, यहाँ पर ना वर्ण दिख रहा है ना। ना को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना और प्लस आ होता है। हर एक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है, वो कौन सा स्वर है? वो आ है, ठीक। इसी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होता है? आ ही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? आ। ना को हम जब उच्चारित करेंगे तो अंत में स्वर क्या निकलेगा? आ ही निकलेगा। उसके बाद धन या प्लस, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ, बड़ा आ है, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटा आ प्लस बड़ा आ हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, पिछले वाले पर। अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए, अक प्रत्याहार वर्ण क्या है? ये है। अक प्रत्याहार वर्ण के बाद समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है, ठीक। यहाँ पर अक प्रत्याहार वर्ण आ गया कि नहीं? इसके बाद दूसरे पद में क्या आया? इसी के समान वर्ण आया कि नहीं? आया ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आया। उसके बाद इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा। क्या हो जाता है? बड़ा। बड़ा आ, यही तो है, हाँ, ये बड़ा आ हो गया। अब देखिए यहां पर क्या बचा? वाचन, वो भी आधा, वाचन, ठीक। ना से स्वर निकल आया तो ना आधा हो गया ना, इसलिए इसको हलंत लगाकर हमने आधा कर दिया। प्लस आलय से जो दूसरा पद है आ निकल गया, यानी कि वो स्वर निकल गया, तो बचा क्या? लय। लय बचा ना। अब देखिए यहाँ पर संधि तो यहीं से हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ तक क्यों बताया? ताकि आप लोगों को डाउट ही ना रहे थोड़ा भी। अब यहाँ पर हम इस वर्ण से संधि करेंगे। जब ये बड़ा हो गया, अकेले हो गए, ये संगठन में आ गया, ये मजबूत हो गया। अब इससे क्या होता है? ये इसकी मात्रा होती है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि इसका जो चिन्ह है वो आ की मात्रा होती है। अब इसी को हम यहाँ पर लाकर रखेंगे, तब संधि होगी। संधि कोई तीसरा ही करवाता है, दो आपस में संधि मिलकर नहीं कर पाते हैं, कोई तीसरा आता है वही संधि करवाता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा वाचन, हलंत हटा दिया, क्यों?
क्योंकि अब यहाँ पर संधि होनी है। जब ये आ यानी कि इसमें लग जाएगा स्वर के रूप में, तो ये बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि मात्रा के रूप में यहाँ पर रख उठेगा। और ये लय जो है इसको हम साफ साफ ऐसे यहीं पर लाकर बैठा देंगे। ये हो गया हमारा वाचनालय शब्द, यानी कि संधि हो गई यहाँ पर ना। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अगर ना समझ में आया हो तो हम फिर से बता देंगे और उदाहरण देने वाले हैं दूसरे का। हम आपको अंत में 2-3 दे देंगे आप लोगों को होमवर्क के रूप में, ठीक है? उसको आप लोग प्रश्न हल करके कमेंट में लिखकर बताइएगा। देखिए ये तो हो गया किसका? आ का हो गया। देखिए अब दूसरा उदाहरण देखिए, बड़ी वाला। यहाँ पर देखिए रविंद्र है, क्या है? रविंद्र। यहाँ पर देख रहे हैं रविंद्र, रविंद्र का अर्थ होता है रविधन इंद्र, यानी रविधन इंद्र। हम इसको संधि विच्छेद करेंगे। रवि का अर्थ होता है क्या? सूर्य। और इंद्र का अर्थ होता है देवता। इंद्र को कहा गया है, देवराज इंद्र को। अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है? रवि धन इंद्र। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कभी हम बड़ी लगा देते हैं, कभी छोटी, लेकिन हमने क्या कहा था कि किसके समान अर्थ धारण करना चाहिए? इस संधि के समान, इस संधि विच्छेद का अर्थ धारण करना चाहिए, इस संधि का अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर रवि हम कर देते, मान लीजिए रवि। रवि का अर्थ क्या होता है? रवि का अर्थ कुछ नहीं होता, यहाँ पर रवि होता है, रवि का अर्थ होता है सूर्य, ठीक? यहाँ पर इंद्र, इंद्र मतलब इंद्र जो देव है, देवता है इंद्र ना, देवराज इंद्र जिसको बोलते हैं, देवताओं के राजा। तो इसलिए ये गलत हुआ, यही रहेगी, ठीक? यहाँ पर अब देखिए हमने कहा था समान वर्ण आना चाहिए, यानी कि अक प्रत्याहार के वर्ण आ गया ई। यहाँ पर देख भी रहे हैं ना, अक प्रत्याहार के वर्ण ई आया है कि नहीं? चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी, एक वर्ण आना चाहिए, चाहे छोटी या चाहे बड़ी, लेकिन इसके समान अर्थ होना चाहिए। तब यहाँ पर छोटी रहेगा कि बड़ी, जिसका अर्थ निकलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर छोटी ई हो गया धन, यहाँ तो यहाँ पर छोटी ई हो गई, ठीक? अब हमने क्या कहा था कि एक अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण लाना चाहिए। किसके समान? अक प्रत्याहार के समान ही वर्ण लाना चाहिए। जो पहले पद में अंतिम वर्ण आए और जो दूसरे पद में हो, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। चाहे यहाँ पर छोटी हो, यहाँ पर बड़ी हो, चाहे यहाँ बड़ी हो, चाहे यहाँ छोटी हो। देखिए छोटी ए बराबर बड़ी ई होता है, चाहे छोटी प्लस बड़ी, यहाँ भी बड़ी, ठीक? यहाँ बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी होता है, यहाँ बड़ी प्लस छोटी फिर भी बड़ी होगा। नियम के अनुसार, इसके अनुसार तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी अर्थ भी ध्यान में रखना है, तभी शब्द हमारा सही होगा। 4 ऑप्शन मिलते हैं कंपटीशन में, ठीक? आपको सेम मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे, वहाँ पर आपको एकदम क्लियर करना है कि यहाँ पर होगा कौन। वहाँ पर आप लोग अगर याद करे रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे, तब तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे ही चाहे आ का हो, चाहे ई का हो, चाहे ऊ का, ऐसे चारों रूप बनते हैं। कहाँ छोटी लगेगी, कहाँ बड़ी, इस अर्थ के अनुसार, इस शब्द के अनुसार हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था, ये दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है ना, तो यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई हो गया ना। देखिए यहाँ पर बड़ी ई है, तो हमें बड़ी ई प्राप्त करना है कैसे भी करके, तो यहाँ पर हमें बड़ी ई प्राप्त हो गई। अब देखिए रब हो गया ना, धन द्र, ये आधा है, तो अब यहाँ पर फिर से संधि होगी, ये आधा है, तो इसमें अगर हम स्वर को रखेंगे, इसमें हम स्वर को मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। जिसमें स्वर लग जाता है वो पूर्ण रूप माना जाता है। देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या है, बड़ी है ना, तो बड़ी हम रखेंगे रवि, और ये क्या है, इंद्र, तो हम इसको साफ उतार लेंगे।
ये क्या हो गया, रवींद्र संधि विच्छेद से संधि हो गई हमारी ना, पहले संधि फिर संधि विच्छेद, फिर वर्ड प्राप्त किया जिस वर्ड को हमें चाहिए था, उसके बाद फिर से एक स्टेप हमने तोड़ कर रखा, यहाँ पर संधि तोड़ दी और उसके बाद हम यहाँ पर संधि कर दिए, क्या प्राप्त हुआ, रवींद्र। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऊ वाले पर, भानुदय, भानुदय, इसका अर्थ क्या होता है, सूर्योदय, यानी कि भानु सूर्य का नाम है ना, सूर्य की पर्यायवाची भानु। उदय का अर्थ क्या होता है, उगना, सूर्योदय जिसको बोलते हैं। यहां पर लिखेंगे हम भानु धन उदय। अब देखिए यहां पर बड़ा ऊ क्यों नहीं हुआ, यहां बड़ा ऊ क्यों नहीं हुआ। अब ये बताइए, भानु कोई शब्द होता है क्या, शब्द हो गया, लेकिन भानु का अर्थ कोई निकलता है, कुछ नहीं निकलता। इसलिए भानु, भानु क्या है, सूर्य की पर्यायवाची है। और ये उदय, उगना, यहाँ पर उदय अगर लगा देते बड़ा हो तो उदय का अर्थ कुछ निकलता नहीं, निकलता ना, तो इसके समान अर्थ इसका नहीं निकलता तो गलत हो जाता। हमें प्राप्त क्या करना है, इसके समान अर्थ इसका निकलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम उस वर्ण को प्राप्त करेंगे जो यहाँ पर स्वर लगा है। देखिए बड़ा ऊ लगा है ना, तो हमने क्या कहा था, पहले पद में अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के वर्ण कौन है, छोटा ऊ, इसमें है कि नहीं, यही स्वर लगा है। उसके बाद क्या है, दूसरे पद में प्रथम वर्ण इसी के समान वर्ण है, छोटा ऊ ये भी है, यहाँ बड़ा ऊ भी हो सकता था, लेकिन अगर बड़ा ऊ होता तो ये गलत हो जाता ना। तो वहां पर हमें शब्द के अनुसार अर्थ निकालना है ना, अर्थ के अनुसार इस शब्द को लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस दोनों वर्णों के बाद क्या आना चाहिए, इन दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ, यानी कि चाहे वो छोटी छोटी हो या छोटी ई बड़ी हो, तो वहां पर क्या होगा, एक वर्ण में बड़ी ई होगा, या बड़ा ऊ या बड़ा आ। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया ऊ, बड़ा ऊ ये भी है, बड़ा ऊ ये भी है। जब हम शब्द को यानी संधि करते समय हम उस जो स्वर है इसके चिन्ह के रूप में उस संधि में लिखते हैं। ठीक है, ये रूप आपको बीच में नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बचा क्या, स्वर निकला ना से तो भान, ठीक, यहाँ पर भान हो गया, धन दय, अभी भी इसका कोई अर्थ नहीं। अब यहाँ पर जो ना है इसमें हम उस स्वर को हम रखेंगे तो ये शब्द पूरा हो जाएगा। जब ये शब्द पूरा हो जाएगा तब यहाँ पर हम संधि हो जाएगी। देखिए इसको हम रखेंगे किसमें, भानु हो गया। अब इसको हम जब लगा देंगे दय तो भानुदय। देखिए ये हमारी संधि हो गई। यहाँ पर अगर भानुदय नहीं होता, भानुदय, ठीक, संधि करते समय अगर शुद्ध रूप प्राप्त करना होता है हमें। अब देखिए ये तो संधि हो गई हमारे किसका, ऊ का। अब आते हैं हम री पर। ठीक है, भातृद्धि, भातृद्धि ये एक शब्द है, यानी कि ये संधि है, भातृद्धि एक संधि है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भातृ, भातृ में क्या होता है, भाई, भ्राता, ठीक, चाहे भ्राता कहें या भाई कहें, इसको भातृ धन रिद्धि होगा, रिद्धि। देखिए हमने क्या कहा था, किसके समान वर्ण, पहले पद में। अच्छा ये बताइए अगर यहाँ पर हम त्रा करते तो ये सही होता, गलत, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि ये समान वर्ण हैं। अब देखिए हम इसको हम तोड़ रहे हैं, वर्ण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, री है, हाँ, री की मात्रा ही तो है, ये री की मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पर इसका वर्ण निकल कर आया, इसका स्वर, तो री हो गया। और री के बाद फिर से समान वर्ण मिला है ना,
उसके बाद इन दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है, ये क्या है, रे। ठीक, रे प्राप्त हो गया ना। तो क्या हुआ, हमने जो कहा था इसके अनुसार मिला कि नहीं मिला। तो ये चीज, ये जो री है यहाँ भी है कि नहीं, है ना। ये अक प्रत्याहार के वर्ण और इसके समान वर्ण दूसरे पद में आ गया कि नहीं, देखिए आ गया ना। उसके बाद इन दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है, यहाँ भी हमने बताया था बड़ा हो जाता है इन दोनों के स्थान पर। इसके अनुसार भी देखिए एकदम नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसी नियम के अनुसार आप लोग भी संधि करेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बचा, भात धन धी, इतना बचा, क्योंकि स्वर निकल गया दोनों में से ना, तो इतना ही बचा। अब ये जो भात है इसको हम, इसमें हम संधि विच्छेद कर यानी कि संधि करने वाले हैं। इसका जो री है इसकी मात्रा क्या होती है, इसका चिन्ह ऐसे होता है ना, तो इस ता में इसको हम लगा देंगे, उसके बाद यही धी लिख देंगे, हो गया हमारी संधि भातृधि। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में चारों टाइप का प्रश्न दे रहे हैं। ठीक, आप लोग करेंगे, कर कर कमेंट में लिख कर बताएंगे। अब देखिए यहां पर एक शब्द है सत्यार्थ, इसको आपको हल करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, बड़ा ऊ वाला, बड़ी ई वाला कवीश्वर, कवीश्वर। उसके बाद बड़ा ऊ वाला भूर्जा। ठीक, उसके बाद जो है ये री वाला चौथा क्या है, पितृण। पितृण, या भी ऐसे लिखो पितृण। ये है आप लोगों के लिए 4 होमवर्क। हाँ, इसको आप लोग हल करेंगे बैठकर। ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इतना आप लोग करके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, यही सब भेजिएगा, ऐसे संधि होगी इसकी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें और बने रहें। जय हिंद।